Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 यानी मास्टर डिग्री के सेकेंड सेमेस्टर में फिर से एक बार हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट, और उसमें भी अब एक थ्योरी यूनिट लेने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यू कंसेप्ट। अब न्यू कंसेप्ट आपका यूनिट नंबर 4 है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर हमने चलाया मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब उसके अलावा यूनिट नंबर 4 में ये जो न्यू कंसेप्ट है उसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि जस्ट इन टाइम है, टारगेट कॉस्टिंग है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो वो 3 टॉपिक में से आपको ये यूनिट में प्योर थ्योरी आने वाली है। तो चलिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिनिमम 2 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से उसका सफर स्टार्ट कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग 2 और जो टॉपिक है उसका नाम न्यू कंसेप्ट। और जैसे कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की थ्योरी टेक्निक भी जानते हो, हम यूनिवर्सिटी में जो पूछे गए क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो सीक्वेंस हम स्टार्ट करता है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे ये चैप्टर का टॉपिक है उसी से शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट इन टाइम, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी में 2014 एंड 15 में आ चुका है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है न्यू कंसेप्ट, उसमें जो टॉपिक्स में आपको मिनिमम 10 या 11 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मोस्ट रिपीटेड हो। यानी कि ये चैप्टर में प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो वो लोग, तो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। हर साल उन्होंने अलग अलग क्वेश्चन ये चैप्टर में से रखे हैं। तो सबसे पहले जस्ट इन टाइम है क्या, जो सबसे पहला ये जो नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला नया कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम। तो सबसे पहले अगर नया वर्ड आ रहेगा तो उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं कि ये जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों यूटिलाइज हो रहा है। If in the case production is done as per the demand, then the production on the large scale is possible and it is beneficial are the available. But no account of the search as approaches, some of the risk arises. देखो यहाँ पे बताना ये चाहता है, अगर आपका प्रोडक्शन है एज पर द डिमांड, अगर आप लार्ज स्केल पे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या फिर लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन कर भी रहे हो, बट अकाउंट उसको कैसे लिखना है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इफ देर इज अ नो डिमांड एज पर द शेड्यूल, देन द स्टॉक मे बी प्लेन्ड अप टू द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिकम द बर्डन एंड ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ द स्पॉइल ऑफ गुड्स एंड थीफ्ट और आउट ऑफ द फैशन accounts of the first development of the technology. There is a possibility of the risk and out of the fashion. Keeping this thing in the mind, manage out of the best in the world of the Toyota company of Japanese in 1950 सबमिटेड दी अप्रोचेस ऑफ जस्ट इन टाइम। देखो ये पूरा पैराग्राफ हमें जस्ट इन टाइम के थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जैसा दिखा रहा है कि ये जस्ट इन टाइम की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है और आपने बहुत सारा प्रोडक्शन करके रखा है, स्टॉक करके रखा है, तो आपका वन काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो उसमें आपको पैसे जाएंगे, इंटरेस्ट का लॉस होगा। आपने ऑलरेडी प्रोडक्शन करके बहुत सारा स्टॉक रख दिया है, फिर और भी क्या खतरा है, तो गुड्स स्पॉइल हो जाते हैं कई बार। अगर आपके गुड्स कोई लिक्विड पोजीशन में है तो उसको चोरी हो जाता है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो ऐसे या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम रहते हैं अगर आप अपने गुड्स को बहुत सारे बना के स्टोर कर देते हो तो ये प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से टोयोटा कंपनी थी जापान की, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, 1956 में उन्होंने ये अप्रोच डेवलप किया था जस्ट इन टाइम। इसका मतलब क्या होता है, तो जब आपका रिक्वायरमेंट हो, सपोज अभी मार्केट में डिमांड है तो अभी प्रोडक्शन करो, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हमें बताना चाहता है। तो चलो उसका मीनिंग भी देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ जस्ट इन टाइम अप्रोचेस। तो वो मीनिंग जो मैंने अभी आपको बताया ना, जब ज़रूरत पड़े तब उसका प्रोडक्शन करो, ये थोड़ा सा उसको टेक्निकली समझा रहा है। जस्ट इन टाइम system, that means JIT system is combination of purchasing, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन। वो 3 चीज़ों पे वर्क करता है, परचेज, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन। मतलब आप रॉ मटेरियल भी तभी खरीदो जब ज़रूरत हो, इन्वेंटरी को बहुत सारा प्रोडक्शन में मत डाल दो,
और उसका भी पर्टिकुलर प्लान करो, जब ज़रूरत पड़े तभी इन्वेंटरी यूज़ करो। फिर उसका प्रोडक्शन को भी प्रॉपर मैनेज करना है, जब ज़रूरत पड़े तब प्रोडक्शन करके उसको सेल आउट करो। तो ये सब कुछ सिस्टम जिसमें आता है उसी को हम बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। चलो अब क्वेश्चन में हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी, तो अब जस्ट इन टाइम की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और किसी भी टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ लो तो समझ लो आपको वो टॉपिक अच्छे से आ गया। मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीत, परचेज एंड प्रोडक्शन एज पर डिमांड। जब आपका डिमांड हो तभी परचेज करो और तभी प्रोडक्शन करो। इन दिस अप्रोच purchase or production are not made in advance based on expected demand, but purchase of raw material and production is done according to the order received। जब आपको ऑर्डर रिसीव्ड होता है पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी का, तो मार्केट में आप प्रोडक्शन और परचेजिंग आप स्टार्ट करो, मतलब रॉ मटेरियल तभी खरीदो जब आपके पास ऑर्डर रिसीव्ड हुआ हो। ऑन account of this unnecessary production is not made and this does not create a problem of storage and unnecessary stock। देखो इससे क्या होगा, आपका unnecessary storage नहीं करना पड़ेगा आपको, तो ये प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो सकता है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज नील इन्वेंटरी, दैट मीन्स जीरो इन्वेंटरी अप्रोच। तो इसको हम जीरो इन्वेंटरी अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको यही बताया गया है कि जब रिक्वायरमेंट हो, यानी कि ऑर्डर मिले तब परचेज एंड तभी प्रोडक्शन कर सकते हो आप। चलो सेकेंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये अप्रोच की क्या है, प्रोडक्शन इन लो क्वांटिटी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब आप जब जितना ऑर्डर मिला है उतना ही प्रोडक्शन करोगे, वो भी आपको पता चल गया होगा फर्स्ट पॉइंट पे से। देखो क्या समझा रहा है ये पॉइंट, प्रोडक्शन इज मेड ऑफ्टन इन स्मॉल क्वांटिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस अप्रोच चेंजेस कैन बी मेड स्पीडली इन द प्रोडक्शन। वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड। भाई आप एक साथ बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट भी बना सकते हो, पर जितना ऑर्डर मिले उतना ही प्रिपेयर करना है। प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एज पर इट्स ऑर्डर कैन बी सेटिस्फाइड एज अ कस्टमर। उससे क्या होगा, अगर आपने ऑर्डर मिला और उसको तुरंत बना के लिया तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। क्वालिटी ऑफ गुड कैन बी मेंटेन एंड मोर एवर द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कैन बी निग्लिजेबल। देखो उससे क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी कस्टमर को मिलेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एज वेल एज आपका मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये आपको फायदा होता है प्रोडक्शन इन लो क्वांटिटी का, और ये उसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए और क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें नंबर 3 अब आ रही है, दैट इज स्टेप फॉर डिक्रीज इन द टाइम ऑफ प्रोसेस। देखो उसमें ना आपको पता है कि जब ऑर्डर मिले तभी आप प्रोडक्शन करना होता है ना, तो वर्कर्स अच्छी तरीके से जानते होते हैं उसको कब प्रोडक्शन करना है, तो जो उसका टाइम है प्रोसेसिंग टाइम, तो वो थोड़ा सा लेस हो जाता है, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है। जनरली इन द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्शन पीरियड इज अलॉटेड टू ऑल द प्रोसेस। For these purposes, the time and the mentioned study is used while the decreasing the period of some expectation, right? उसमें क्या होता है, एंड अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट्स। देखो यहाँ पे जब भी आपको ऑर्डर मिलता है तो तुरंत प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, तो आपने जो हर एक प्रोसेस है ना प्रोडक्शन की, उसका टाइम डिवाइड किया होता है, ऑलरेडी एनालिसिस किया होता है कि चलो प्रोसेस 1 में इतना टाइम जाएगा, प्रोसेस 2 में उतना टाइम जाएगा, तो आप ऑलरेडी वो उसको जानते हो और सभी सर्कमस्टेंसेस से आप पास ऑन हो सकते हो। मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना जस्ट इन टाइम, टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट हो, तो वो जो प्रोसेस है ना वो उसका टाइम आप डिक्रीज भी कर सकते हो। लर्निंग कर्व आपने वर्ड सुना होगा कि जैसे जैसे आप एक जैसा काम हर बार करते हो तो उसमें आपका टाइम डिक्रीज होता है, तो वैसे ही ये प्रोडक्शन प्रोसेस का टाइम भी यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है। तो जस्ट इन टाइम इसको भी हमें यहाँ पे समझा रहा है। चलो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज मिनिमम टाइम फॉर अरेंजमेंट ऑफ न्यू वर्क। अगर आपको कोई नया वर्क भी दिया जाए ना, तो वर्कर आर वेली ट्रेंड, तो वो आपको वो भी चीज़ कम टाइम में आपको अच्छे से करके दे सकते हैं। तो वर्क अरेंजमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, इस तरीके से ये मैनेजमेंट होता है। जनरली प्रोडक्शन आर कंप्लीट स्पीडली ऑन अकाउंट्स एंड प्रोडक्शन इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तो मिनिमम टाइम में वो आपको अच्छे से अरेंज करके दे सकते हैं। बट वाइल स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू बैचेस सम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन।
एनहेंस वाइल अरेंजिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू वर्क सम वेस्टेज ऑफ द टाइम इज ऑब्जर्व्ड। अगर आपको कुछ ज़्यादा टाइम उसमें लग भी रहा है तो भी उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये जो जापान कंपनी है टोयोटा नाम की कार की, जो जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से मिनिमाइज़ करके रखी थी कि अगर हम कोई नया स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा अरेंजमेंट में, तो वो भी न्यू वर्क में भी मिनिमम टाइम ले ऐसा वो लोग अरेंजमेंट करके रखते हैं। मतलब अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट का भी ऑफर मिला, कोई नई बैच आपको स्टार्ट करनी है, नया कुछ प्रोडक्शन करना है, फिर भी आप उसमें मिनिमम टाइम ले सकते हो, क्योंकि आपको वर्कर को पता है कि जब भी हमें ऑर्डर मिलेगा तभी काम करना है, बाकी तो उनको फ्री में सैलरी मिल रही होती है, राइट। तो ये जस्ट इन टाइम अप्रोच में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि वर्कर्स आर रेडी टू वर्क, तो मिनिमम टाइम में वो काम हो जाता है। चलिए फिर उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो वो है अप्रोचेस ऑफ डिपेंडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट मीन्स अप्रोच ऑफ द प्रोडक्ट लेआउट, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपार्टमेंट वाइज इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो मतलब प्रोडक्शन में सभी डिपार्टमेंट को पता है कि उनको क्या क्या वर्क करना है। तो इन दिस प्रोडक्ट लेआउट मशीन्स आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस विच प्रोसेस आर रिक्वायर वन बाय वन प्रोडक्शन। तो वो हर एक डिपार्टमेंट से एक से प्रोसेस में से दूसरे प्रोसेस में जाती है और इजीली वो काम हो जाता है। On arranging of machine according to the process is independent production department come into existence। वो independently हर department अपना work कर रहा है। On this account, thus goods are entered into the second process of the completions of the first process immediately। फर्स्ट प्रोसेस जैसे कंप्लीट होती है वो वैसे सेकेंड प्रोसेस में चला जाता है। इन सर्च मैनर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस इज मेंटेन्ड, यानी कि कंटिन्यूटी यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है। तो इंडिपेंडेंटली हर डिपार्टमेंट हर प्रोसेस वर्क यहाँ पे भी कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे, जिनकी वो है 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, यूज ऑफ कानबन सिस्टम। अब ये कानबन सिस्टम क्या है, तो एक कार्ड यूज़ किया जाता है ताकि सभी को पता चले कि कितना ऑर्डर मिला है, कितना प्रोडक्शन करना है वगैरह वगैरह। तो वो कार्ड हैंग किया जाता है ताकि पता चले डिपार्टमेंट को कि हमें इतना मटेरियल वगैरह इतना सब कुछ यूज़ करना है। सपोज मुझे 1 यूनिट बनाना था, उसमें कितना 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 रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा, वो सब कुछ उस कार्ड में लिखा होता है। तो देख ले सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड, इफ इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर मटेरियल, स्टोर रिक्वायरमेंट स्लिप एंड रिक्वायर ऑफ द सबमिशन टू द स्टोर डिपार्टमेंट आर प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर रिक्वेशन स्लिप इन द जीप मेथड ऑफ सर्च वर्क इज कार्बन कार्ड इज यूज। जब जिसको जितना भी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है एज पर द प्रोडक्शन एज पर द ऑर्डर, वो उतना उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो पता कैसे चलता है कि किसको कितना रिक्वायरमेंट है, तो एक कार्ड में सब कुछ डिटेल भरा जाता है कि भाई अगर 10 यूनिट बनाना हो तो 10 यूनिट के लिए इतना इतना रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होगा, ये रिक्वायरमेंट होगा, वो सब कुछ वो कार्ड में लिखा जाता है। तो उस तरीके से ये जीप का सिस्टम वहाँ पे वर्क कर रहा है। चलिए फिर उसके बाद नंबर 7 पे जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7 हमें बता रही है प्लान्ड मेथड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है उसके लिए ये बेस्ट मेथड है। जस्ट इन टाइम मेथड इज अप्लाइंसेस ऑन द टाइमली एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रोवाइडिंग मटेरियल इन टाइम फॉर ईच प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है उसको जब भी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जस्ट इन टाइम में उसको वो उसी टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन कीप नेचर साइज एंड टाइप ऑफ मटेरियल इनटू कंसिडरेशन फॉर एन इंटरनल एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स और साइंटिफिकली इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्च आर नोन फॉर अ ट्रक और कवरेज बेल्ट और रोलर कलवर और पोर्टेबल कैनल ओवरड्राफ्ट लिफ्ट और सॉलिड रोल एक्सेट्रा आर यूज्ड। मतलब जल्द से जल्द वो हम फैक्ट्री में अगर कई बार आपने देखा हो तो वो ऐसा रोलर नहीं होता या फिर कोई ऐसा ट्रक होता है या फिर ऐसा बेल्ट होता है कि जिसमें रॉ मटेरियल रख दिया जाता है और तुरंत दूसरे डिपार्टमेंट में वो पहुंच जाता है, जिसमें आपके वर्कर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली मशीन्स होती है जिसके द्वारा फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी मशीन चाहिए, जो भी गुड्स चाहिए वगैरह, वो दूसरे डिपार्टमेंट में आसानी से पहुंच जाता है। तो यही ये लोग बोलते हैं कि अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लान किया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट को जब भी जो भी रिक्वायरमेंट हो गुड्स की वो तुरंत उसको मिल जाए।
चलिए फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8 दैट इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन। वो तो अभी हम सारे पॉइंट पे से सीख ही गए होंगे कि यहाँ पे जब प्रोडक्शन होता है वो प्रॉपर मैनेजमेंट से किया जाता है। If the production method is planned, work can be taken into the time for a worker and goals can be achieved for a timely production। देखो टाइम टू टाइम आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, उससे फ़ायदा क्या होता है, कस्टमर कैन बी सेटिस्फाइड ऑफ प्रोवाइडिंग द गुड्स इन टाइम, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि आपने उसको एकदम नया प्रोडक्ट टाइम टू टाइम बना के दिया है और कोई स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आपने उसको प्रोवाइड किया है। चलो उसको दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलमोस्ट हम एंडिंग पे है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 9 आ रही है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मिस्टेक एंड एफर्ट्स। देखो जस्ट इन टाइम अप्रोच ही ऐसा है जिसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो वो उसको इजीली रिमूव कर देता है। तो कैसे, वो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल थ्रू समझाया है। जापानीज प्रोडक्शन मेथड आर एम्प्लाइजेस ऑन द जीरो डिफेक्टिव्स इन द जीट सिस्टम आर ऑल्सो मैटर द इक्वल इंपॉर्टेंस when an accounts of any reasons of any defects arises in the flow of production, immediately each of the department is allotted by an अलार्मिंग सिस्टम। देखो अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम अराइजेस हो रहा है, तुरंत अलार्म बज जाता है ताकि पता चले कि हेल्प की रिक्वायरमेंट कहाँ है। तो ये एक ऐसे सिस्टम का यूज़ करता है जहाँ पे कोई मिस्टेक्स या डिफ़िकल्टीज नहीं आ सकती, वो लोग उसको ऐसे इफेक्टिवली मैनेज करता है कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अलार्म सिस्टम। तो कहीं जगह पे कोई डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो वो लोग अलार्म बजा देंगे ताकि वहाँ पे पता चले कि ये डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम अराइजेस हुआ है, तो वहाँ पे मिस्टेक को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज नंबर 10 टोटल क्वांटिटी कंट्रोल अप्रोच। देखो प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, कस्टमर को फुल्ली क्वांटिटी वाली अच्छी क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके दी जाती है। बाय द जीत अप्रोच टोटल क्वांटिटी कंट्रोल अप्रोच कैन बी अचीव्ड व्हेन द फिक्स क्वांटिटी आर मेंटेन्ड फॉर अ प्रोडक्टेड यूनिट, इट इज कॉल्ड टोटल क्वांटिटी कंट्रोल। दिस अप्रोच कैन बी नोन एज जीरो डिफेक्ट, यानी कि कोई उसमें डिफेक्ट फिर नहीं होती, क्योंकि इतना अच्छा मैनेजमेंट होता है, इसी वजह से ये हमें पॉसिबल हो सकता है। चलिए नंबर 11 दैट इज टाइमली डिलीवर ऑफ द गुड्स बाय अ सप्लायर। देखो जस्ट इन टाइम में ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल जब आपको चाहिए होता है तब आपका जो सप्लायर है वो आपको टाइम टू टाइम डिलीवर करना चाहिए, तो सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, it is very clear that if the supplier are deliver hard the goods as per the schedule in the quantity, goods can be provided in the time of for each process in the time according to the system of supplier are the remove over the unable to the providing goods in the time and the replacement the regular suppliers are the brought in, यानी कि अगर कोई आपको टाइम टू टाइम सप्लाई नहीं कर पाता तो आप दूसरे सप्लायर को ढूंढ लेते हो, तो क्योंकि आपको तो रॉ मटेरियल एकदम टाइम पे चाहिए तभी आपका प्रोडक्शन इन टाइम पे हो पाएगा। तो ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ जस्ट इन टाइम अप्रोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, इसीलिए हमने इसमें अच्छे से टाइम स्पेंड किया। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आज के जो ये लेक्चर है उसके सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ जीत। जस्ट इन टाइम हम क्यों यूज़ करें, उसके पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इसको भी थोड़ा डिटेलिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक के सिर्फ टाइटल्स देखेंगे तो भी चल जाएगा। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सारे अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं तो जस्ट इन टाइम बेस्ड सिस्टम है। In the just-in-time approach, the necessary quality of the material is provided at the time of fixed period to the connected process. Due to this continuity, if the production in the maintenance of thereof, the maximum use of equipment become the possible. To reduce the cost and to the survive in the competitions, this is very much important. देखो सीधी सी बात है, अगर आप कंपटीशन में टकना चाहते हो, अगर ये आप अपना कॉस्ट कम करना चाहते हो, तो जो इक्विपमेंट का मैक्सिमम यूज़ है वो आपको करना पड़ेगा। मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए सेकेंड ऑब्जेक्टिव उसमें क्या रह सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में नंबर 2 ऑब्जेक्टिव आ रहा है यूज़ ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एज पर डिमांड। मतलब आपको जब डिमांड है तभी उसके प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ये भी हमें पता है। तो व्हेन द प्रोडक्शन मेथड इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इज बेस्ड ऑन डिमांड, मतलब डिमांड कितनी है उस हिसाब से आप प्रोडक्शन कर रहे हो।
प्रोडक्शन इज डन एज पर द ऑर्डर एंड देयरफॉर द अरेंजमेंट इज डन टू गेट द रॉ मटेरियल्स इन टाइम। मतलब आपको मटेरियल टाइम पे चाहिए होगा और आप तभी प्रोडक्शन करोगे जब आपके पास ऑर्डर रिसीव्ड होगा, तो ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, वो भी हमें पता है। चलो नेक्स्ट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इन्वेंटरी। मतलब आगे हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसको जीरो इन्वेंटरी मेथड भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पे हम कोई रॉ मटेरियल रखेंगे नहीं, डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं रखना है, जब ऑर्डर मिले तभी सब कुछ स्टार्ट करना है। जनरली इन स्टोर डिपार्टमेंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल ऑफ द ऑर्डर इज मेंटेन। मतलब प्रोडक्शन में मैक्सिमम कितना रखना है हमें और मिनिमम कितना रॉ मटेरियल रखना है वो लेवल हम मेंटेन करते हैं। एज पर जीत अप्रोच द इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल्स एंड द डन एज पर द लॉ and hence due to the requirement of the working capital reduction which is profitable according to the financial management। मतलब अगर आप ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं रखोगे तो वो आपके लिए कम इन्वेस्टमेंट होगा और आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप वर्किंग कैपिटल कम रख रहे हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी पैसों का यूज़ करते हो, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। चलिए उसके दूसरे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उसमें नंबर नेक्स्ट 4 आ रहा है, दैट इज़ रिडक्शन इन द वेस्टेज। यस, वेस्टेज कम हो सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज, बहुत ही सारे ऐसे वेस्टेज है, वो भी एक क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर में, तो वेस्टेज यहाँ पे कम होता है। एज पर द ट्रेडिशनल इफ द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट द सेकेंड प्रोसेस कुड नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस द फर्स्ट प्रोसेस इज ऑफ द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। यानी ट्रेडिशनल में क्या था, अगर पहली में कंप्लीट नहीं होती तो दूसरा हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस टाइम ऑफ वर्कर ऑफ द सेकेंड प्रोसेस इज वेस्टेज, यानी कि दूसरे प्रोसेस के वर्कर को आपको वेस्ट होना पड़ता है। मोर ओवर द मशीन्स आर यूज्ड फॉर दैट ऑफ पीरियड, यानी कि वो आपके लिए यूजलेस हो जाता है। तो जस्ट इन टाइम में ऐसा नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो इंडिपेंडेंट वहाँ पे वर्क होता है, तो सीधी सी बात है रिडक्शन इन वेस्टेज कम होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल नेसेसिटी कैन बी सेटिस्फाइड स्पीडली। हाँ, हर एक डिपार्टमेंट को जो जो जब चाहिए होता है वो उसको स्पीडली प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वो अलार्म सिस्टम हमने देखा था, तो जस्ट इन टाइम में ये पॉसिबिलिटी है। In just-in-time approach, purchase of raw material is done in the fixed period, keeping into the consideration of its requirement of the production and it is related to the process। यानी कि जब भी आप कोई भी परचेज वगैरह करते हो तो उसको फिक्स पीरियड में कंसिडर किया जाता है, जब रिक्वायरमेंट होती है तभी आप उसको प्रोवाइड करते हो। तो इट इज़ रिलेटेड द प्रोसेस, इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच डिपार्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर कैन बी सेटिस्फाइड इन टाइम। मतलब आपके डिपार्टमेंट को जब चाहिए होता है या कस्टमर को जब चाहिए होता है वो स्पीडली आपके पास पहुंच जाता है, वैसे सिस्टम जस्ट इन टाइम डेवलप करता है। चलो नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव वो रहेगा टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये भी उसके जैसा ही है, डिपार्टमेंट को चाहिए हो या फिर मटेरियल आपको टाइम पे चाहिए, उसके लिए आपके सप्लायर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो जनरली ट्रेडर्स आर मेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर द ऑर्डर, सम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डिले। यानी कि देखो वैसे तो सप्लायर टाइम टू टाइम ऑर्डर के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल देता है, पर कभी ऐसे डिलीवरी में डिले भी हो सकता है बाय ट्रेडर, तो कई कबार ऐसा होता है कि ट्रेडर से मिस्टेक हो जाती है। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 7, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मैनेजमेंट जस्ट इन टाइम में बहुत अच्छी तरीके से होता है। कैसे, तो इन्वेंटरी आर मीन्स ऑफ फिक्स which is material what is proportionate is required when the each of the product is necessary। कौन से प्रोडक्ट में कितना इन्वेंटरी चाहिए वो उन्होंने पहले से एस्टिमेशन किया होता है, तो इन्वेंटरी का मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से होता है। चलिए नेक्स्ट और भी उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, जिसमें नंबर 8 आ रहा है, दैट इज कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के मैनेजमेंट के साथ साथ उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा वेस्टेज ना हो, तो कोई स्पॉइलिंग ना हो, जब भी उसकी रिक्वायर हो तो उसकी परफेक्ट क्वांटिटी वहाँ पे हमें मिल सके और क्वालिटी भी वहाँ पे मेंटेन हो सके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है। इन जस्ट इन टाइम अप्रोच देयर इज एन इंपॉर्टेंस टू टाइमली प्रोसेस एट द प्रॉपर टाइम। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस देयर विल बी अ वेरी लोअर stock of material in the storage department and therefore it is become easy to keep the control over it। देखो इन्वेंटरी बहुत ही कम रखी जाती है डिपार्टमेंट में, तो उसको कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है, राइट। चले नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्शन ऑप्टिकल्स। यानी कि आपके प्रोडक्शन में अगर कोई हर्डल्स आ रहे हैं, ऑप्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसको रिमूव इजिली किया जा सकता है। In the just-in-time approach, arranging the production process whenever it is any process is disturbed। अगर कोई प्रोसेस डिस्टर्ब होती है तो उसको क्लियरली जल्दी से
उसको ठीक ठाक किया जा सकता है। देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ अवॉइड हर्डल्स इमीडिएटली, देयरफॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज मेंटेन्ड। यहाँ पे यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से मेंटेन हो सकती है, कोई भी हर्डल्स वो लोग ये प्रोसेस में नहीं आने देते। नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव दैट इज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। हाँ, वो तो पॉसिबल है क्योंकि आप उसको जैसे ऑर्डर मिला वैसे ही एकदम नया प्रोडक्ट उसको इमीडिएटली बना के दे रहे हो। कस्टमर कैन बी सेटिस्फाइड एट द मैक्सिमम लेवल व्हेन देयर इज अ गेटिंग राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एंड द राइट टाइम। 3 राइट है, 3 आर है जो यहाँ पे कस्टमर को दिया जाता है, एट अ राइट प्राइस एंड राइट प्लेस। एक्चुअली 5 है कि राइट क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, टाइम भी है, प्राइस भी एंड प्लेस भी। ठीक है, तो इतने सारे उनको सेटिस्फेक्शन कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव बट नॉट द लीस्ट, सेविंग टाइम। यस, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन होता है तो आपका टाइम का भी वेस्टेज यहाँ पे नहीं होता। ऑन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ मैनेजमेंट लेवल, द मोर अटेंशन इज गिवन ऑन द टाइम ऑफ वर्कर ओवर और अबाउट द मटेरियल्स। यानी कि सभी चीज़ों पे अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है तो वहाँ पे टाइम का वेस्टेज नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी क्वेश्चन कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। चलो, जो 2 क्वेश्चन हमने कवर किए उसी के बेस पे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस अब इजीली हम कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ जीत जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 एंड 19 दोनों में पूछे गए थे, अब हम सिर्फ पॉइंट देखेंगे तो भी हम इसको इजीली समझ पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। सबसे पहला बेनिफिट जीत सिस्टम का, रिडक्शन इन ओवर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी आपको ज़्यादातर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा खर्चे करने नहीं पड़ते, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकेंड उसका फायदा, मेंटेनिंग हाई क्वालिटी, ये जस्ट इन टाइम ऐसे मैनेजमेंट करता है क्वालिटी को कि जिसमें आपको टोटल क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड होता है, तो मेंटेन क्वालिटी होती है आपकी, प्रोडक्ट बिगड़ता नहीं है, मतलब अच्छी क्वांटिटी का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। थर्ड, रिडक्शन इन कॉस्ट, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे मिनिमम टाइम पे सभी चीज़ों रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करके आपको मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्ट तैयार करके देता है। नंबर 4, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे मैं हमने आगे ऑब्जेक्टिव में देखा था, अगर कहीं कोई डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है तो अलार्म सिस्टम का यूज़ करके उसको प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 5, प्रमोटेड डिलीवरी टू द कस्टमर, यानी कि कस्टमर को एकदम टाइम टू टाइम डिलीवरी दी जाती है जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले। द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यस, क्वालिटी का जो एक और पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब उसमें कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक्स या कोई भी डिसइफेक्टिव नहीं होता वो प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नंबर 7, न्यू डिज़ाइंस। न्यू डिज़ाइंस का यहाँ पे मतलब ये कहना चाहता है कि एक कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो सीधी सी बात है, एक तरह का डायनामिक सिस्टम है जिसमें कस्टमर को ज़्यादा हेल्पफुल हो, उसने जैसा ऑर्डर दिया हो वैसे उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो न्यू डिज़ाइन हो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नंबर 8, इमीडिएट रिपोर्ट फ्रॉम द बॉटम लेवल, यस, आपका जो टारगेट है वो बॉटम लेवल को दिखाया जाता है, बताया जाता है ताकि वर्कर उसी बिहाफ में प्रॉपरली वर्क कर सके। तो हर एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, राइट। नंबर 9, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है और फ्यूचर में ये आपको लिए बहुत फ़ायदा है कि जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका यूज़ करो तो आपकी कॉस्ट भी मिनिमम जाती है। ठीक है, चलिए नंबर 10, द गुड रिलेशंस विद द सप्लायर, या सप्लायर के पास से आपको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है तो उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना ज़रूरी है और ये जस्ट इन टाइम में पॉसिबल भी है। नंबर 11, द एप्रिशिएटेड लेआउट, यानी कि आपका जो अरेंजमेंट है ना मशीनरी वगैरह का, फैसिलिटी का, डिपार्टमेंट का, वो एकदम प्रॉपर तरीके से होता है। तो अगर आप ये सिस्टम को अगर वर्क करते हुए देखो ना तो आपको अप्रिशिएटेड करने का मन करेगा क्योंकि उसका लेआउट उस तरीके से डिज़ाइन किया होता है। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का काम डिस्ट्रीब्यूट किया होता है यहाँ पे। नंबर 12, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, इसकी तो ज़्यादा से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डिपार्टमेंट में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, एक प्रोसेस खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उनको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, तो इंटर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यस, आपके वर्कर को अगर आपने प्रॉपरली ट्रेन किया है जस्ट इन टाइम सिस्टम में तो वो मल्टीपल वर्क करने के लिए रेडी होनी चाहिए। जैसे कि देखो आगे कई प्रॉब्लम अराइजेस हो तो हर एक वर्कर को हर एक वर्क आना चाहिए, ये जस्ट इन टाइम का मेन एडवांटेजेस है। तो उसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो मल्टी फंक्शनल स्किल वाले होते हैं, तो उनको अगर कोई भी काम अगर आप दे दो तो वो अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगा। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ जस्ट इन टाइम अप्रोच, जो इजीली पॉइंट वाइज आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
चले अब ये वाले चैप्टर में टाइम आ गया है कि एक अच्छा सा डिफरेंस कर ले, क्योंकि डिफरेंस भी इसमें से पूछते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल परचेज एंड जीत परचेज, यानी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज की बात है, तो उसी के भी बेसिस पे आपको सारे पॉइंट लिखने हैं। नंबर्स 2016 में ये क्वेश्चन और 18 में दोनों में आ चुका है, और वैसे मैंने आगे बता दिया था आपको कि हर साल वो लोग अलग अलग क्वेश्चन रखते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो डिफरेंस में हमें पता है सबसे पहले कॉलम हमारी पॉइंट्स की होती है, फिर सेकंड ट्रेडिशनल परचेस की होगी, थर्ड कॉलम जीत परचेस की होगी, और सबसे पहला पॉइंट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल परचेस एंड जीत परचेस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ट्रेडिशनल परचेस में अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच डिपार्टमेंटल हेड आर कंसिडर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे परचेस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डिपार्टमेंटल जो मैनेजर है उसकी होती है, हेड की होती है। वाइल्ड इन जीत परचेस दिस अप्रोच ऑल द पर्सनस आर रिस्पॉन्सिबल हु आर रिलेटेड टू द एक्टिविटी, यानी कि परचेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल जब जो जिसको सौंपा जाए उसकी नहीं, हर एक वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्टिविटी अच्छे से चले। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हेड की होती है, वहाँ पे हर एक वर्कर की होती है। सेकेंड, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी कि ट्रेडिशनल में क्या होता है? इन दिस अप्रोच बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा आर कंसिडर, यानी कि पास्ट डेटा को लेके ही आपको पूरा वर्क करना होता है ट्रेडिशनल परचेस में, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता। इन जीत इन दिस अप्रोच कीपिंग करंट इन्फॉर्मेशन इनटू कंसिडरेशन ईच एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट इन द टाइम, यानी कि करंट इन्फॉर्मेशन आपको जो भी प्रोवाइड की जाए उस हिसाब से आपको वर्क एक्टिविटी करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए कंप्लीट टाइम पे प्रोडक्शन हो पाता है। तो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे पास्ट और वहाँ पे करंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे जाएंगे। चलो, थर्ड पॉइंट दैट इज परचेस क्वांटिटी। अब परचेस क्वांटिटी वहाँ पे तो ऑलरेडी किया होता है, लार्ज स्केल में परचेसिंग होता है इन ट्रेडिशनल, देख सकते हो आप। बेनिफिट आर द ऑब्टेन्ड बाय द परचेसिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में होता है, जबकि जस्ट इन टाइम में एज पर ऑर्डर होता है। परचेज आर मेड इन द स्मॉल क्वांटिटीज, देखो यहाँ पे तो स्मॉल क्वांटिटी में होगा। एंड बेनिफिट्स आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द सेविंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो भी आपके पास वर्किंग कैपिटल है उसी में से आपको लिमिटेड क्वांटिटी में परचेस करना है। चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परचेस प्राइस। वहाँ पे परचेस प्राइस लोवेस्ट होती है क्योंकि आप लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हो, सीधी सी बात है। परचेस आर मेड एट द लोअर कॉस्ट अप्रोच, क्यों लेस होगी? क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हो, जबकि जस्ट इन टाइम में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच परचेज आर मेड एट द प्राइस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि आपने पहले से अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि जब हम जितना मटेरियल मंगाए हमें यही प्राइस पे प्रोवाइड करना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे आपको जीत में परचेजिंग मिल जाता है, और यहाँ तो ट्रेडिशनल में तो लो प्राइस पे ही होगा। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्डर। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रेडिशनल परचेज में नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे, क्योंकि आप एक साथ लार्ज स्केल में मंगवा लेते हो। कैसे? तो देख सकते हो आप, as a purchase are made in large quantity the number of orders are reduced and therefore the cost of order is also reduced, यानी कि cost of order भी less होगी और कम ऑर्डर में आप उसको मंगवाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे। जबकि जीत में as per the purchase are made in small quantity the number of orders are more, यानी कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाते हो तो ज़्यादा ऑर्डर देना पड़ेगा, और जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है वो भी आपका इंक्रीज होगा, राइट, तो वो भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ difference between traditional purchase and जीत purchase। चलिए, डिफरेंस के पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट उसमें जाएंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वो है सेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, यानी कि सप्लायर के साथ ट्रेडिशनल में रिलेशन अच्छा ना हो तो चल जाएगा, क्योंकि आप कोई भी लेस, जहाँ पे आपको कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी मिले आप वहाँ से परचेस कर लोगे। देखो क्या कह रहा है वो पॉइंट हमें, कॉन्ट्रैक्ट आर मेड फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स विद द वेरियस ट्रेडर्स फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी ट्रेडर के साथ तो वो शॉर्टर पीरियड का होता है, क्योंकि आपको अगर वो अच्छे दाम में नहीं दे रहा है तो आप दूसरा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लोगे, जबकि जस्ट इन टाइम में एक ही कॉन्ट्रैक्टर के पास से लंबे समय तक आप गुड्स परचेस करोगे। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद इन द ट्रस्ट वर्थ ट्रेडर्स फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, यानी कि आपका जो ट्रेडर है उसके पास से आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको क्योंकि टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल चाहिए होता है इसीलिए।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आएगा इंस्पेक्शंस ऑफ द इनकमिंग गुड्स, यानी कि आपके पास जो गुड्स आते हैं क्या आप उसको चेक करते हो? तो ट्रेडिशनल में तो करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में होता है। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ गुड, यानी कि जो परचेस करता है वो उसको इंस्पेक्शन कर देता है। जबकि यहाँ पे जित में क्या होता है, जनरली जो सप्लायर होता है ना वो इंस्पेक्ट करके देता है, गुड्स को वेरीफाई करके देता है। रीज़न, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि आप उसको पर्टिकुलर जो आपने मंगवाए वही गुड्स को वो आपको प्रोवाइड करें। द वर्क ऑफ इंस्पेक्शन इज वेरिफिकेशन इनकमिंग गुड्स इज नेग्लिजिबल, यानी कि यहाँ पे जनरली ज़रूरत जीत में नहीं पड़ती। ठीक है, वो ऑलरेडी सप्लायर आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी में इंस्पेक्शन करके ही देता है कि आपने जो मंगवाया वही आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कब होती है? तो एज पर द टर्म ऑफ द ऑर्डर सप्लायर मेक अ डिलीवरी ऑफ गुड्स आफ्टर सम टाइम अकॉर्डिंग टू दिस चॉइस, यानी कि अगर आपने ऑर्डर दिया तो डिलीवरी तुरंत नहीं मिलती इन ट्रेडिशनल परचेस, जबकि जीत परचेस में तो तुरंत ही मिल जाती है, राइट? The suppliers are make a delivery of goods as per the instruction of purchaser on the placing of order। जब भी आपने ऑर्डर दिया तुरंत ही जीत परचेज में आपको डिलीवरी मिल जाती है क्योंकि उसमें तो आपको रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वो आएगा परसेंटेज ऑफ गुड्स रिटर्न, यानी कि अगर ट्रेडिशनल परचेज है तो आप उसमें गुड्स रिटर्न करते हो। 101% मोस्ट ऑफ द टाइम गुड्स रिटर्न किए जाते हैं क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में आपको नहीं चाहिए तो कुछ आप रिटर्न कर दोगे। आफ्टर परचेजिंग ऑफ गुड्स देयर विल बी अ रिटर्न ऑफ गुड्स एंड परसेंटेज ऑफ परचेज रिटर्न इज फिक्स्ड, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न फिक्स होता है कि इतने परसेंटेज तो आप प्रोबेबली रिटर्न कर ही दोगे, जबकि जित में तो रिटर्न करने की बारी आती नहीं क्योंकि आपको वही गुड्स तुरंत यूज करने होते हैं, राइट? तो आफ्टर द परचेसिंग ऑफ गुड्स देयर विल बी अ नो रिटर्न ऑफ गुड्स, इट विल बी 0%, यानी कि गुड्स रिटर्न करने की तो जीत में बात आती ही नहीं क्योंकि आपको तो वो गुड्स तुरंत यूज़ करने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बात आती है पैकिंग की। तो पैकिंग में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल परचेस है, पैकिंग विल बी द सिमिलर टाइप ऑफ द ऑल प्रोडक्ट, यानी कि हर एक टाइप में सिमिलर प्रोडक्ट पैकिंग होता है, जबकि जीत में ऐसा नहीं होता। आपने जो ऑर्डर मंगवाया वो पर्टिकुलर कलर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से बॉक्सेस में पैक किए जाते हैं ताकि आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सको। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स पैकिंग इन मेड ऑफ स्मॉल पैकिंग, यानी उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया गया। इवन पैकिंग पे वो लोग कुछ नाम वगैरह सब कुछ लिख के रखते हैं जीत परचेज में ताकि आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर सको कि इसमें है क्या। ठीक है, तो क्लैरिकल वर्क के बारे में भी आप बोल सकते हो, ट्रेडिशनल में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब क्लैरिकल वर्क कम वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जबकि जीत परचेज में वो क्लैरिकल कम रहेगा। तो इस हिसाब से काफ़ी पॉइंट आप डिफरेंस में बना सकते हो जीत परचेज एंड ट्रेडिशनल परचेज में। चलिए ये वाले चैप्टर में टोटल 10 एक जैसे जितने क्वेश्चन हैं, तो हमें आज के टॉपिक में एक और एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें जोड़ दो आप, ऑप्टिकल्स टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीत, यानी कि अगर मुझे मेरी कंपनी के लिए जस्ट इन टाइम अप्रोच अप्लाई करना हो तो उसमें ऑप्टिकल्स क्या क्या हर्डल्स आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसको भी सिर्फ पॉइंट वाइज देखेंगे हम क्योंकि हमने पूरे चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक आज देख लिए हैं। तो आज का ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में उन्होंने पूछा था। तो सबसे पहले आपको जीत अपनाने में ये प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ऑफ सप्लायर रिलेशनशिप। अब देखो कोई ऐसा सप्लायर मिलना जो आपको टाइम टू टाइम सप्लाई गुड्स प्रोवाइड करे, वो तो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हर एक सप्लायर अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देखता है। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप मेंटेन करना ये प्रॉब्लम होता है। सेकंड प्रॉब्लम आप इसको लिमिटेशन भी कह सकते हो, पर वन काइंड ऑफ लिमिटेशन नहीं बोलते, वो लोग ऑप्टिकल्स वर्ड यूज़ करते हैं या फिर बोलते हैं हर्डल्स। चलो नेक्स्ट उसमें है प्रॉब्लम इनएप्रोप्रिएटेड अकाउंटिंग एंड मेजरमेंट सिस्टम। हाँ, आप इसका अकाउंट कैसे रखोगे? चलो कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तुरंत उसको अकाउंटिंग में डालना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सब कुछ उतना जल्दबाजी में होता है जस्ट इन टाइम में कि आपको जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होती। वहाँ पर मेजरमेंट में भी बहुत सारे इश्यूज वहाँ पर आ सकते हैं। तो आपका काम जो प्रॉपर अरेंजमेंट ना हुआ हो तो वहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, नंबर थर्ड द वेज पेमेंट सिस्टम, यानी कि जो आपका वेजेस है, वर्कर जो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट मांगता है, अगर मान लो कि ऑर्डर नहीं मिला, अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो भी जो वर्कर है उसको पेमेंट वेज करना पड़ता है। तो ये इस सिस्टम में ज़्यादा सबसे ज़्यादा आप डिफ़िकल्टी कह सकते हो आप में, तो वेज पेमेंट सिस्टम भी उसमें डिफ़िकल्ट है। नंबर नेक्स्ट उसमें फोर्थ हर्डल है
रिपीटेटिवली मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक जैसा ही वर्क अगर आपको बार बार मैन्युफैक्चरिंग करवाना है और जब ऑर्डर मिले तो बैच में आप वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, तो उससे आपका थोड़ा सा सिस्टम जो आपका पूरा इंडस्ट्री का होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो बिगिनिंग में स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है कि चलो आप हाई वॉल्यूम पे एक ही जैसा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके लिए वो फ़ायदा है क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रहता है। जबकि जीत अप्रोच में कब होता है, जब आपको ऑर्डर मिलता है तब आप प्रोडक्शन करते हो, तो वो जो टोटल क्वालिटी हमें मेंटेन करनी होती है वो टोटल क्वांटिटी हम उतना अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जैसा मैन्युफैक्चरिंग आपको हर बार नहीं मिलता। कस्टमर ने ऑर्डर का अगर नए डिज़ाइन का दिया है तो उस हिसाब से आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो रिपीटिवली मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो ये एक भी उसका हर्डल्स है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। आपकी एक दूसरे इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो अपने सप्लायर के साथ, तो भी कई बार कैसे प्रॉब्लम्स वहाँ पे होते हैं, जैसे कि अगर ग्रुप्स में उसको सॉल्यूशन नहीं मिला तो इंडस्ट्रियल वहाँ पे रिलेशंस के कारण वर्कर में भी ऐसा होता है कि वो लोग भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज ना हो, वेल ऑर्गेनाइज ना हो, तो वहाँ पे उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इट इज़ वन ऑफ द ऑप्टिकल्स। एंड लास्ट ऑप्टिकल्स इज द कॉस्ट। देखो, अगर आप कस्टमर को अच्छी क्वांटिटी राइट प्राइस पे राइट क्वालिटी देना चाहते हो तो उसके लिए आपका कॉस्ट 101% इंक्रीज होगा ही होगा। जस्ट इन टाइम भले ये बताए कि उसमें आपका कॉस्ट कम होता है, पर स्टार्टिंग पीरियड में आपका कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आपकी कंपनी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है तो ही कॉस्ट कम होने के चांसेस है, अदरवाइज उसमें ज़्यादा कॉस्ट आपको इंकर होती ही है। तो दीज आर दी ऑप्टिकल्स विच इज़ मेनली हर्डल्स, वी कैन से हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीत। यानी अगर आप जीत अपनाओगे तो ये सारे हर्डल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है उसमें मैंने जो 5 टॉपिक जीत के डिस्कस किए, यही न्यू कॉन्सेप्ट और जीत के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी भी जीत में 1-2 क्वेश्चन और है, फिर हमारे बाकी के ये जो यूनिट के टॉपिक है वो वहाँ से स्टार्ट होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर का काम यहीं तक रखता है, नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी ऑल ऑफ यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.